समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। के इस मतदाता जागरूक अभियान के अध्यक्ष के रूप में बीओ साहब, जसवंत जी, प्रिंसिपल साहब, सभी अध्यापक मित्रों, अध्यापिका बहनें, प्यारे विद्यार्थी और बहुत ही सुंदर और बढ़िया हमेशा की तरह सुंदर सा मंच का संचालन कर रहे वीरेंद्र जी। 2-3 चीज़ें मुझे आपसे कहनी है। मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से वीरेंद्र जी ने एक बात कही थी कि आप सीधे मतदाता नहीं हैं। आप सीधे वर्तमान में नहीं हैं, लेकिन जीवन का एक बहुत ही जल्दी अगला जो पड़ाव आपका आने वाला है उसमें आप मतदाता की भूमिका में होंगे। 2-3 बातें जो समझने की हैं। हमने सचमुच से सिर्फ इसलिए नहीं चुना है स्कूलों को कि ये हमारे एक औपचारिक सा खेल हो जाएगा और अखबारों में तस्वीरें आ जाएंगी और हमें बता दिया जाएगा कि यहाँ तोशाम में बहुत सुंदर स्वीप के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये उद्देश्य नहीं है सचमुच। ये जो टारगेट ग्रुप है ना, ये विद्यार्थियों को चुना किस लिए गया है? वो चुना इसलिए गया है कि जो वर्तमान की लोकतांत्रिक स्थितियां हमारी है ना, वो उस लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत जा रही हैं। नहीं, जब चुना गया था ना, लोकतंत्र को लिया किस लिए गया था? आप राजनीति शास्त्र को पढ़ते हैं, आप इतिहास को पढ़ते हैं, दोनों को मिक्स करके पढ़ा जाता है तो तब एहसास होता है कि हमारा जो इतिहास है ना वो भरा पड़ा है राजशाही से, अत्याचारी शासकों से, ऐसे निरंकुश शासकों से, तानाशाही लोगों से, जिनके हाथ में सत्ताओं के केंद्र रहे और उन्होंने जो फैसला किया वो किसी के पक्ष में रहा नहीं रहा, लेकिन अधिसंख्य लोग उससे दुखी और परेशान हताश रहे। आज़ादी का जब लंबा संघर्ष चल रहा था तो उस समय तो सिर्फ कांग्रेस थी। कांग्रेस के बड़े लीडर, बड़े विचारक, बड़े चिंतक, तो जो बौद्धिक रूप से बहुत गहरे चीज़ों को समझ रहे थे, इतिहास और वर्तमान को मिक्स करके उसकी एक अच्छी सी समालोचना कर रहे थे कि हाँ क्या निकल सकता है, ऐसा भविष्य क्या हो भारत का। क्योंकि अगर अंग्रेजों से मुक्ति पाई और उसके बाद भी कोई तानाशाही राजा बन गया तो फिर कोई मायने नहीं ना उस आज़ादी के। अगर राजा फिर से कोई राजघराने का बच्चा ही वहाँ बैठ गया तो फिर सारी लड़ाई का, इतने 10 से 11 लाख लोगों की शहादत का अर्थ नहीं रहा हो। तब सोचा गया था कि हाँ कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के भाव को समझा जा सके, वो लोग वहाँ नीति निर्धारक जगह के ऊपर बैठे। सोचा यह गया था कि कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ बैठे जो लोगों के दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ को समझे और उस दबाव समूह के रूप में वो जनता काम करे उसके ऊपर। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि हम सीधे एक बार वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में स्थिति कैसी है फिर हमारे लोकतंत्र की? अगर आपके गांव में सरपंच के चुनाव हो रहे हो ना, तो 100 में से 100 है ये बात कि अगर आपके सामने कैंडिडेट कोई खड़े हैं, 5 कैंडिडेट खड़े हैं, तो उसकी योग्यता पे बात कभी नहीं होगी। वो कैंडिडेट कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, उसका सामाजिक जीवन कैसा है, वो समाज के लिहाज से अपना समय कितना दे रहा है, उसकी देश के प्रति या मानवता के प्रति सोच कैसी है, ये नहीं देखा जाएगा। ये भी नहीं देखा जाएगा कि वो अपराधी कैसा है, उसने कितने खून कर रखे हैं, वो पैसे भ्रष्टाचार के किसी काम में अकंठ डूबा है, वो कोई बड़ा ठेकेदार है या बड़ा कोई ऐसी तरह की कोई ऐसी चीज़ है जो सामाजिक ताने बाने में उस खांचे में फिट नहीं हो रही, ये भी नहीं देखा जाता। अब जानते हैं देखा क्या जाता है? देखा ये जाता है कि यार ये जाट से जाट न वोट देना पड़ेगा अपनी सारा, अपनी मजबूरी नहीं, बक्की जाति मारी करेंगे अपनी। किसी ब्राह्मण मित्र को ये लगता है कि भाई अगर सारे ब्राह्मण इकट्ठे नहीं हुए ना तो ये बाकी जातियां हैं नहीं तो छोटे कौन फिर तो
या फिर ये कहा जाएगा कि भाई का तो कुमारा नंबर शान न दे दो। यानी जो मूल धारणा थी ना वो कहीं नहीं है। वो कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा इसलिए कि वो उस अमुक जाति के लोग ज्यादा हैं, वो सारे कैसे इसको वोट दे देंगे, जीत जाएगा। या इसलिए वोट दिया जाए, इसलिए खड़ा किया जाएगा कि इस गोत्र के लोग ज्यादा हैं, इसको ही खड़ा कर देते हैं भाई। या इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये वोट खरीद लेगा, शराब के लिहाज से भी और पैसों के लिहाज से भी वोट खरीद लेगा और इससे खड़ा कर देते हैं यार। अब जानते हैं जब वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं और पार्टियां की टिकट कैसे बट रही हैं। मुझे माफ करिएगा, ये उन पार्टियों की गलती नहीं है, लेकिन ये वर्तमान की स्थिति ये है कि वो ये देखते हैं कि किस जाति के वोट किस क्षेत्र में ज्यादा हैं, उसको टिकट दी जाए। अखबारों के पहले पन्ने पे ये बात आती है कि फला पार्टी ने क्षेत्र और जाति का संतुलन साधते हुए सभी को टिकटें दी हैं, जबकि ये तो हमारे लोकतंत्र का आधार कहीं से भी नहीं था। अब जो मतदाता जो 3-4 बार वोट दे चुके हैं वो इस जाल में उलझ चुके हैं। वो वोट उसी लिहाज से देंगे जिस लिहाज से एक परंपरा बैठ गई, उनके अवचेतन की उन गहराइयों में बात आ चुकी है। उससे होगा क्या, उससे तो हम क्षेत्रवाद में बट जाएंगे। जब आप घर से चलते हैं, बाजार में जाते हैं, आप चाय पीते हैं, आप नहीं पूछते क्या जाती है भाईतरी। आप किसी बाजार में जाते हैं, आप दुकान में पहुंचते हैं, कोई सामान लेकर के आते हैं, नहीं पूछते जाती क्या है। आप एक्सीडेंट हो जाते हैं, अचानक आपको खून की जरूरत होती है तो आप नहीं पूछते, नहीं भाई मन तो ब्राह्मणा खून न चाहिए, बस नहीं कहते आप ये सब। आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, आपको बचाने वाले लोग कुछ हाथ आगे आ गए हैं, आप उन हाथों की जाति को नहीं जानते, नहीं पूछते, क्योंकि प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता ये है कि आपको उसी समय हॉस्पिटलाइज्ड होना है, उसी समय आपको ब्लड की ज़रूरत है, तो वो हाथ जो मानवता के हाथ हैं वो आपको तुरंत पहुंचा दें वहाँ। लेकिन ये जो खेल चलेगा ना, इस खेल से क्या होगा, इस खेल से ये होगा कि हम अंदर अंदर इस बात से गहरे बैठते जाएंगे कि हमें वोट देना है तो जाति के लिहाज से देना पड़ेगा। कि अगर हमारी खून तो 10 रखा है ना, लेकिन है तो अपनी जाति को, है तो अपनों में। हम क्षेत्र में बट जाएंगे, हम जाति में बट जाएंगे, हम गोत्र में बट जाएंगे। अगर आपने वो पीके फिल्म देखी है तो उसमें क्या रहे हैं आमिर खान की, ये है इस धरती का सबसे बड़ा रोंग नंबर। तो ये है हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा रोंग नंबर सचमुच, कि जब आप वोट देने चले तो लोकतंत्र की मूल धारणा जो थी, मूल अवधारणा जो थी, मूल उद्देश्य जो था, जो मूल लक्ष्य जो था, उस लक्ष्य से ही भटक करके आपने वोट दे दिया ना, तो फिर सारी व्यवस्था, अगर आपकी नींव खराब है तो भवन नहीं बना पाएंगे आप, जो भवन बनाना चाह रहे हैं आप। तो आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो इस सारे बदलाव के लिए संवाहक बन सकते हैं। वर्तमान की पीढ़ी जिसमें हमारी पीढ़ी शामिल है, या जो वो लोग शामिल हैं जो 3 या 4 बार वोट दे चुके हैं या बहुत ज्यादा बार दे चुके हैं, वो एक समूह के रूप में वोट देने चलेंगे और समूह के रूप में वोट चला जाएगा कि हाँ भाई ये इसको दे दिया जाना चाहिए। बदलाव आपने 2 बदलाव करने होंगे जब आप शुरू करें। तो जब आप कैंडिडेट को देखें तो उस पार्टी की विचारधारा को देखें। 2 चीजें नोट करने की थी कि जिस पार्टी ने इन लोगों को खड़ा किया है वो देश के बारे में सोचती क्या है, वो जनता के बारे में सोचती क्या है, वो समाज के बारे में सोचती क्या है, और उसका एक मैनिफेस्टो है। उस मैनिफेस्टो को पढ़ते आप और उसके अनुसार आपको लगता कि हाँ ये वो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि देश में समाज में होनी चाहिए और मेरा वोट इनको जाएगा। आपकी इसलिए ज्यादा जरूरत है। इसलिए जब आप बढ़े तो अपने माता, अगर वो शक्ति अभी, क्योंकि शुरुआत अगर आप किसी भी तरह की शुरुआत आप कर रहे हैं तभी उस चीज को बदला जा सकता है, वरना नहीं। तो आप हो सकते हैं इस परिवर्तन के कारक। जब आप घर पहुंचे तो अपने माता पिता से चर्चा कर सकते हैं आप। अब बताओ भाई मक्कन वोट देगी और क्यों देगी,
तब आप उनसे तर्क करिए, तब आप उनसे बहस करिए, तब आप उनसे बात करिए, तब आप उनसे चर्चा करिए कि ये वोट आपने इसलिए देना चाहिए किसी को, इसलिए नहीं देना चाहिए कि ये ब्राह्मण है तो इसको दे देते हैं। कोई कैंडिडेट आपको कितना सही लगता है, वो देश के बारे में क्या सोचता है, ये हो आपकी चर्चा का आधार। और ये आपकी चर्चा का आधार ये आप कर सकते हैं सचमुच, क्योंकि अभी आप इस उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि जब अगले इलेक्शन होंगे तो आपके वोट बन चुके होंगे और आप पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे होंगे। तब आपके अवचेतन में ये चीज़ गहरे बैठ चुकी होनी चाहिए कि हमें वोट क्यों देना है, किसको देना है और किस लिए देना चाहिए। इसलिए जब हमने वीरेंद्र जी के साथ और जसवंत जी के साथ बीओ साहब और हमारी एक टीम बैठी, वहाँ चर्चा करी हमने, तो उस चर्चा का मूल आधार, आपको चुनने का मूल आधार ये था। वो अनुरोध मैं ये आपसे ये करूंगा कि इसको जाया ना जाने दें। जो बात हम आपसे कर रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से, वो महज औपचारिक नहीं है, वो सीधे आपके दिल तक जानी चाहिए, वो लगनी चाहिए वहां कि जिस व्यक्ति ने नीति निर्धारण करना है, जो संस्था है वो है जो कानून बनाएगी देश के लिए, उसमें कैसे लोग बैठे हैं, ये आधार हो आपके वोट देने का बस। वरना तो ज्यादा दूर नहीं है वो बात कि समाज हमारा खंड खंड टुकड़ों में बट जाएगा। यकीनन आप बचा सकते हैं, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है बस, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम संक्रमण के बिल्कुल उस किनारे खड़े हैं जहां अगर आप भी इसी भाव में और इसी लहर में दौड़ गए तो समझ लें कि हमारी सामाजिक व्यवस्था है ना, वो छिन्न भिन्न होकर के खत्म हो जानी है। फिर कोई नई व्यवस्था को जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज नई तभी बन पाती है जब सर्वनाश चरम पे हो। कोई नया भवन आपने बनाना हो तो पुराने भवन को तोड़ना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, तब जाकर के नई व्यवस्था का निर्माण हो पाता है। तो आप अभी वो समय है जब आप इस नई व्यवस्था की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि आप चिंतन करें, खुद सोचें समझें इस बात को कि क्यों लाया गया था लोकतंत्र। अपने माता पिता से इस पे चर्चा करें, उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित करें और उन्हें ये भी कहें कि हाँ आपको वोट क्यों देना चाहिए। और आपके अवचेतन में भी ये पेवस्त हो जाना चाहिए कि जब आपका नंबर आएगा तो आप इन पैरामीटर्स को नहीं परखेंगे, आप परखेंगे कि उसकी सामाजिक सुचिता भरा जीवन कैसा है, वो परखेंगे आप। उसकी जो नियति है वो कैसी है, वो समाज को क्या दे सकता है, वो कैसा है, ये भाव परखेंगे आप, ना कि उसकी जाति, ना कि उसका गोत्र, ना कि उसका धर्म। अगर आप इसमें कामयाब रहे तो फिर यकीन मानिए फिर लोकतंत्र सजीव हो जाएगा, जीवंत हो जाएगा। वरना धीरे धीरे हम बहुत रसातल में जा रहे हैं। ये गुजारिश और ये प्रार्थना रहेगी कि ये जरूर सोचें, कहीं ऐसा ना हो कि ये 2 घंटे की आपकी रैली चले और आप सिर्फ चर्च वापस आते समय न्यू कहो कि यार चुप तो मौसम बढ़िया तो नहीं तो पसीना बुरी हालत हो जाए रहे अपनी अन्य भी ड्रामो आज करूँ तो सोचने का ये विषय नहीं है मित्र। सचमुच ये जो बात हम कह रहे हैं ये चोट पहुंचा दे, आपके अंदर तक लग जाए। वरना जो हमारा विविधताओं से भरा देश है उसके टुकड़े होने में समय नहीं लगेगा, वो समाज टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आशा रखूँगा, विश्वास रखूँगा इस पूरी टीम की तरफ से ये हमारा ये आपको आह्वान यही है कि यकीनन इस देश और समाज की जो मूल भावनाएं हैं उसको बचाने के लिए आप आगे आ सकते हैं, तो ज़रूर आगे आइएगा, तभी जा कर के इन सारी व्यवस्थाओं का कोई परिणाम निकल सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेस्पेक्टेड एसडीएम सर ने जो चीज़ें हमें बताई हैं मतदान के संदर्भ में, वो सिर्फ इलेक्शन में इन चीज़ों का मतलब हम इन चीज़ों की जानकारी दें सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि ये पूरे जीवन में चलने वाली प्रक्रिया है और इसके प्रति जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे तब तक ये चीज़ें अधूरी रहेंगी। मैं सर को विश्वास दिलाता हूँ
कि ये हमारे क्यूरिकुलम में भी हम शामिल कर रहे हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही नहीं, बच्चों को हम टाइम टू टाइम एक महत्वपूर्ण विषय के में ये हमारा एक चुना हुआ विषय है कि मतदान अधिकार और के बारे में हम निरंतर बताते रहेंगे और बच्चों को ये रैलियाँ, ये प्रोग्राम हम निरंतर अपने क्यूरिकुलम में शामिल करेंगे। और आज हमने इन बच्चों से खास गुजारिश की है सर कि एक बच्चा कम से कम कितने लोगों को बताएगा? 10 लोगों को बताएगा कि मतदान किसको देना है, किसको देना है, कोई बताएगा? सर ने काफ़ी बड़ा एक समझाने का काम किया है। कैसा व्यक्ति हो, कोई भी बच्चा खड़े होके बेटा पार्टिसिपेट करें, एक दो बातें बताए कैसा व्यक्ति हो वो। खड़े हो बेटा, हाँ बोलो, कैसा हो? वो व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए और ऐसे समाज के लिए भला सोचने वाला होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार क्लैप करो बच्ची के लिए। क्या सभी को पता था ये? कोशिश करें उठने की। आपका एक्सप्रेशन जब तक एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अपनी बात को कहना नहीं सीख पाएंगे, नहीं तो लोकतंत्र के आपके अंदर आप शोषित वर्ग में ही रहेंगे। अपनी बात को कहना सीखें। और इसी के साथ ही मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे बच्चों को इस विषय में तो जानकारी दी ही और जीवन के दूसरे भी महत्वपूर्ण विषय के बारे में जागरूक किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम रैली के लिए सर रैली को हरी झंडी दिखाएंगे, तो एक बार बच्चों को स्ट्रीमलाइन कर लें। थैंक यू सो मच। लोकतंत्र को मजबूत बनाए।